नमस्कार, आदाब, मैं शहद यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मुस्लिम आरक्षण को लेकर राज्यसभा में हंगामा, किरण रिजिजू और खड़गे में राज्यसभा में हुई तीखी नोकझोंक। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले, ऐसी कॉमेडी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एकनाथ शिंदे से माफी मांगे कुणाल कामरा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, हालात पर नजर, आतंक का खात्मा सबके साथ ही है मुमकिन। नागपुर हिंसा में फहीम खान पर एक्शन, अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। योगी सरकार ने 8 साल का दिया ब्यौरा, कहा यूपी देश को दे रहा है नई दिशा, किसानों से लेकर कानून व्यवस्था तक सब ठीक। बीजेपी नेता ने किया दावा, कहा तेजस्वी यादव कभी नहीं बन पाएंगे सीएम। गाजा में फिर तबाही, इजरायली हमले में शहीद हुए हमास के 2 टॉप कमांडर। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आमतौर पर विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर हमले देखने को मिलते हैं, लेकिन आज राज्यसभा में सत्ता पक्ष ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। मामला मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने और संविधान में संशोधन के कथित बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा कार्रवाई शुरू होते ही सत्तारूढ़ एनडीए के सांसदों ने इस मुद्दे पर हंगामा करना शुरू कर दिया। धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के मुद्दे उठाने वाले लोग हैं। और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया, हम नीति क्यों करेंगे ये लोग नहीं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का वीडियो सामने आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कामरा से माफी मांगने को कहा है। सीएम ने कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आज़ादी है, लेकिन वो जो चाहे वो नहीं बोल सकते हैं। महाराष्ट्र की जनता ने फैसला कर लिया है कि गद्दार कौन है। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो पॉलिटिकल जोक कर रहे हैं। उन्होंने एक गाना गाया। दावा किया जा रहा है कि इस गाने में उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का अपमान किया है। हालांकि पूरी वीडियो में कुणाल कामरा ने डिप्टी सीएम का नाम तक नहीं लिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के शिव सैनिक भड़क गए हैं। उन्होंने जिस स्टूडियो में शो हुआ उसमें तोड़फोड़ की और कुर्सी लाइटें तक तोड़ दी हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और
स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी के हालात पर चिंता जताते हुए कहा है कि इलाके में आतंकवाद को खत्म करने के लिए सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल एक बड़ा बिल है, जिसको लेकर के हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको लेके खदशात हैं। एक ही मजहब को जो है इसका निशाना बनाया जा रहा है। मजहबी दायरे जो हैं हर मजहब के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा मजहब नहीं है जिनके अपने दायरे नहीं हैं। कोई ऐसा मजहब नहीं है जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं करती। मुसलमानों का जो है चैरिटेबल एक्टिविटी वो ज़्यादातर वक्फ के थ्रू होता है, लेकिन चुन के जो है सिर्फ एक मजहबी दायरे का जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इसको लेके तनाव तो होगा ही। असम के IUDF विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि भाजपा का एक विधायक विपक्षी विधायक पर हमला करने के लिए अपनी सीट से दौड़ा। चूंकि स्पीकर हमें कोई सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम आत्मरक्षा के लिए यहाँ बांस की ढोल लेकर आए हैं। हम इस ढोल को संसद के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, शासक पक्ष के विधायक बीजेपी के जो MLA है वो अपोजिशन को मारने के लिए अपने सीट से दूसरी सीट पे आके वो मारपीट करने का माहौल बनाते। वहाँ स्पीकर हमें प्रोटेक्शन नहीं देते, इसलिए हम ये बम्बू से ये बना के लाया ताकि हम अपना खुद प्रोटेक्शन अपना कर सके वहाँ विधानसभा, ताकि ये पोजीशन के बीजेपी के विधायक हमारी तरफ ना आ सके। हम इस बैम्बू का जो ये बनाया प्रोटेक्शन के लिए, इसको हम वहाँ रख लेंगे ताकि बीजेपी के जो विधायक हो हमको आक्रमण करने के आने का सुविधा उनको ना मिले। इसलिए ऑन प्रोटेस्ट हम इसको ले आए हैं। चूंकि स्पीकर भी व्यर्थ हुआ है, स्पीकर नाकाम हुआ, स्पीकर हमें प्रोटेक्शन नहीं दिया और बीजेपी के विधायक हमें अटैक करने आएंगे, उससे हमको खुद अपना प्रोटेक्शन करना है, इसलिए हम लोगों ने इसको लेके आए हैं। हाँ, कोशिश करेंगे, हम ले जाएंगे, हम अंदर अभी इसको ले जाएंगे, ले जाके बीजेपी के जो विधायक इधर आ ना सके हम उसमें बीच में से दीवार खड़ी कर देंगे। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से टिप्पणी करने के मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये विवाद तब बढ़ गया जब कामरा ने एक वीडियो में उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हुए कटाक्ष किया। इस विवाद के बाद रविवार को शिवसेना के करीब 40 कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार इलाके में स्थित स्टूडियो में कथित रूप से तोड़फोड़ की। पुलिस ने सिर्फ कुणाल कामरा ही नहीं बल्कि होटल और स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के मामले में शिवसेना कार्यकर्ताओं पर भी FIR दर्ज की है। FIR 19 शिवसेना पदाधिकारियों के नाम पर दर्ज की गई है। इसके अलावा 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। जैसी घटना मुंबई में घटी कल, इस राज्य का मंत्री होने के नाते मैं समर्थन नहीं करना चाहता हूं, मगर ये भी बात उतनी सच है कि मैं मंत्री बाद में हूं, शिवसैनिक पहला हूं। और हमारे जो शिवसैनिकों ने किया वो इसलिए किया क्योंकि हमारे पार्टी के प्रमुख और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके और अभी के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब के बारे में अगर गलत सलत कुछ भी कोई गाने के जरिए या अपने जो जबान उनको दी है उसके जरिए अगर गलत सलत कुछ बोलते रहेंगे तो हमारे शिवसैनिक कभी भी माफ करेंगे नहीं किसी को भी। और आज मैं पुलिस स्टेशन में आया हूं, हमारे कुछ शिवसैनिकों के ऊपर गुनाह दाखिल हो गया, उसमें क्या क्या कलम लगाया वो सच है कि झूठ है। और पुलिस ही कार्रवाई करते समय पुलिस डायरेक्ट हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे जाते हैं जिनका नाम भी नहीं था,
उनके खिलाफ अगर ऐसे एक्शन लेते तो वो भी कुछ गलत है, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में आया। मगर एक बात उतनी जरूरी है कि वो जो स्टूडियो है वो पूरा का पूरा इनलीगल है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में वहाँ पे गलत सलत कुछ भी चित्रीकरण वहाँ पे हो गया, बहुत सारे राजनेताओं के बारे में चित्रीकरण हो गया। और ऐसे इनलीगल स्टूडियो को क्यों सपोर्ट कोई अगर पार्टी करता है तो वो भी देखना चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी जी से कहा है कि तुरंत वो अगर इनलीगल स्टूडियो होगा तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ठाकरे, संजय राउत सबने इस घटना का विरोध किया है। सबने महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर 17 मार्च को हिंसा भड़क गई। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों और कई स्थानीय लोगों पर भी हमला हुआ है। पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया। इसके साथ ही 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। शहर में एक हफ्ते के बाद अब शांति का माहौल है। यही वजह है कि पुलिस ने कर्फ्यू हटाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने अब हिंसा के आरोपियों पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। प्रशासन ने नागपुर में हुए दंगे में फहीम खान के अवैध घर को तोड़ दिया है। फहीम के घर का हिस्सा अवैध घोषित किया गया था। घर की नाप के बाद बुलडोजर से अवैध हिस्से को गिरा दिया गया है। क्या कार्रवाई हो रही है? एग्जैक्ट क्या कंप्लेंट थी? कंप्लेंट बोले तो अनधिकृत बांधकाम जो है इनका, उसके जांच की हमको आदेश थे, उसके हिसाब से हमने जांच की है बाकायदा। फिर उसको MRTP एक्ट 53 के हिसाब से नोटिस दिया गया 24 घंटे का। और जैसे ही वक्त होता है पूरा होने के बाद में ये कार्रवाई यानी माननीय वरिष्ठ के आदेश से हो रहा है। कितना बोला अवैध बांधकाम था? अवैध तो पूरा ही बांधकाम, पूरा बांधकाम। आपका नाम? मैं उप दिल्ली में आज से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र में हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्ताधारी बीजेपी परिवहन निगम पर कैग पर रिपोर्ट आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी। इसके उलट आम आदमी पार्टी के नेता सत्ताधारी पार्टी को सदन के अंदर महिला समृद्धि योजना और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सदन में सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। बजट में खीर की मिठास दिखेगी, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले दिल्ली के लोगों को बहुत वादे किए थे। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट सत्र में वो वादे पूरे होंगे, क्योंकि जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा दिल्ली की जनता को हुआ था, दिल्ली की महिलाओं को हुआ था कि 8 मार्च तक उनके खाते में 2500 रुपए की सम्मान राशि आ जाएगी। 8 मार्च आई, 8 मार्च गई, पैसे आना तो दूर की बात, अभी तक उस स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी नहीं शुरू हुआ। तो ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को झूठ बोला, दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में दिल्ली की महिलाओं को धोखा नहीं मिलेगा, दिल्ली के लोगों को धोखा नहीं मिलेगा। बजट के साथ साथ ये भी कहा गया कल स्पीकर और सत्ता पक्ष की तरफ से कि CAG रिपोर्ट भी हम इस सेशन में पेश करेंगे। हम तो चाहते हैं, मैं तो अध्यक्ष जी से ये निवेदन करूंगी कि वो तो खुद कोर्ट गए थे ये कहने के लिए कि CAG रिपोर्ट्स को जल्द से जल्द पेश किया जाए, फिर वो सारी रिपोर्ट्स पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या एपिसोड बाय एपिसोड CAG की रिपोर्ट्स पेश हो रही हैं? जब 14 CAG की रिपोर्ट्स अध्यक्ष के पास पहुंच गई हैं तो फिर तो तुरंत ही सारी पेश होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को आज 8 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में सीएम योगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 2017 से अब तक राज्य में क्या क्या बदला है। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले किसान अपने खेतों को जला रहे थे और उनकी स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन अब उनकी स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। इसके अलावा प्रदेश में किस तरह से कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया, इस बारे में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही है। में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से
बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित क्या कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। लेकिन प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि भाजपा और उनकी सरकार के पास देश के प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए कोई नीति नहीं है। आज सबसे बड़ा मुद्दा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी है। देश के करोड़ों पढ़े लिखे नौजवानों का सरकारी नौकरियों की तलाश में मन टूट चुका है। वो अपनी डिग्रियां जलाना चाहते हैं। ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार देश के तमाम बड़े मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को निपटाने के लिए न तो सरकार की नीति है न नियति है। बहुत बड़े मुद्दे हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी है। करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए सरकारी नौकरी की तलाश में मन टूटा है। डिग्रियां जलाना चाहते हैं, आत्महत्या करने पर विचार करते हैं। ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य विपक्षी दलों के लिए एक मुख्य मुद्दा होने जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं इस कड़ी में अब कांग्रेस नेता पवन खेरा ने भी पटना पहुंचकर दावा कर दिया कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य एक चिंता का विषय है। उनके बेहतर स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। इसको लेकर अब ललन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनको कोई चिंता जताने की जरूरत नहीं है। पवन खेड़ा जी अपनी चिंता करें। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास में योगदान दे रहे हैं। बिहार को और विकसित बिहार बनाने में पूरे अभी 3800 जिला का उन्होंने दौरा किया है और दौरा करके सारी योजनाओं की स्वीकृति उन्होंने दी है। अब इनको राजनीति करना है तो ये राजनीति करते रहें, लेकिन इनको कोई धरातल वहाँ है नहीं बिहार में। ये बैसाखी पर चल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पर। तो अपनी चिंता करें कि उनका बैसाखी जो है कितना काम करेगा। और कल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीते रविवार को मोतिहारी में ये बयान दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कोई मायकलाल इसे रोक नहीं सकता है। लालू प्रसाद के बयान के बाद बीजेपी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आज पत्रकारों से कहा है कि तेजस्वी यादव को लालू यादव कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। वजह बताए कि सबसे बड़ी वजह लालू प्रसाद यादव इसकी खुद ही है। तेजस्वी यादव को लालू जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। सबसे बड़े बाधक लालू जी स्वयं हैं। लालू जी के पाप के कारण कोई भी उनके परिवार के लोग राजनीति में अब सम्मान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मुख्यमंत्री और चिराग पासवान की अवतार पार्टी को बॉयकॉट करने के लिए कहा जा रहा है सर। कल प्रसाद यादव मोतिहारी पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत को लेकर के बाल बलाओं को नचाया गया, डांस कराया गया है उनके आगमन से पहले। देखिए, बिहारी को कलंकित करने का, बिहारी शब्द को गाली बनाने का कोई व्यक्ति अगर जो खलनायक की भूमिका निभाया है तो वो श्रीमान लालू प्रसाद यादव है। और उनका हर व्यवहार, उनके परिवार का हर कार्य बिहारी को कहीं न कहीं लज्जित करता है। और ऐसे मानसिकता के लोग
बिहारी को गौरवान्वित और सम्मानित होने देना नहीं चाहते हैं। इससे मुक्ति की जरूरत है और यही समय है, सही समय है। अवतार पार्टी को बायकॉट करने के लिए कहा जा रहा है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ। अब जो लोग बायकॉट कर रहे हैं उनसे पूछिए। राजद ने दावा किया है अपने ट्विटर हैंडल से सर। राजद के लोग सनातन संस्कृति से दूर जा चुके हैं और दूसरे धर्मों के ठेकेदार बन चुके हैं, तो वही जवाब देंगे। जो व्यक्ति धर्म को भी अपना हथियार के रूप में उपयोग करता है, धर्म तो सबका है, धर्म पर सबका अधिकार है, लेकिन एक व्यक्ति धर्म के नाम पर अपनी गंदी मानसिकता को झलकाता है तो जवाब तो वही देगा। इजरायली सेना ने रविवार रात साउथ गाजा के सबसे बड़े अस्पताल नासिर अस्पताल पर हमला किया। इसमें फिलिस्तीनी समूह के हमास के 2 टॉप लीडर्स की मौत हो गई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले की वजह से खान यूनिस में अस्पताल की सर्जिकल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इजराइल की सेना ने हमले को स्वीकार करते हुए दावा किया है कि इसने अस्पताल से काम कर रहे हमास के लोगों को निशाना बनाया है। सेना ने हमास पर नागरिक स्थलों को कवर के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसमें कहा गया कि हमास एक अस्पताल का उपयोग कर हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए आश्रय के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। साथ ही आईडीएफ ने 2 प्रमुख हमास कमांडरों की मौत की भी पुष्टि की है। इस हमले में हमास के गाजा ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर और बटालियन के कमांडर की मौत हो गई। आईडीएफ ने उनकी पहचान कर ली है और पिछले हफ्ते जब इजराइल ने गाजा में युद्ध फिर से शुरू किया तो नासिर अस्पताल में मरने वालों और घायलों की भरमार हो गई। हवाई हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए। गाजा में अन्य चिकित्सा सुविधाओं की तरह पूरे युद्ध के दौरान इजरायली छापों और हमलों की वजह से अस्पताल को भी भारी नुकसान हुआ है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। रात में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 26 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।